शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में दोस्तों भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का ये सेकंड क्लास है और इसमें इसमें हम मापक यंत्रों के बारे में पढ़ेंगे। जो मापक यंत्र होते हैं जैसे आपने बैरोमीटर सुना होगा, जो वायुमंडलीय दाब को मापता है, वैसे ही हाइग्रोमीटर और भी कई सारे ऐसे यंत्र होते हैं जिससे हम अलग-अलग प्रकार की के भौतिक राशियों का मापन करते हैं। जैसे आपका एमीटर है, वोल्टमीटर है, ये सभी चीज़ें। तो हम इनके बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, कौन-सा यंत्र किस भौतिक राशि को मापने के काम आता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। और ये दूसरा क्लास है दोस्तों, हमेशा की तरह पहले नोट्स पढ़ेंगे। नोट्स में यहाँ पर आपको टेबल फॉर्मेट में सारे मापक यंत्र देखने को मिलेंगे जो आज तक पूछे गए हैं किसी न किसी परीक्षा में। वो सभी हम यहाँ पर कवर करेंगे जो कि बुक का ही नोट्स है। और उसके बाद उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम कवर करेंगे। लेकिन याद रहे दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं, आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर नोट्स दिए गए हैं दोस्तों बुक के। हम नोट्स पहले कवर करेंगे वैज्ञानिक उपकरण और उनके अनुप्रयोग। सबसे पहले देखिए है अपने पास इधर उपकरण का नाम दिया गया है, इधर उसका क्या प्रयोग है ये लिखा गया है। तो सबसे पहला है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का क्या इस्तेमाल है दोस्तों? ऊंचाई को मापने में ये काम आता है। खासकर विमानों की ऊंचाई का जो वैल्यू होता है वो निकालने के लिए या उसको मापने के लिए अल्टीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसा ही नाम मिलता-जुलता है एमीटर का। एमीटर विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों, यह होता है एम्पीयर। तो एम्पीयर से ही एमीटर बना है, तो आप इससे याद रख सकते हैं। एम्पीयर और एमीटर मिलता-जुलता नाम है इसलिए मैंने बताया। और ऐसा ही वोल्टमीटर होता है जिससे हम विभवांतर को मापते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को। अब है आपके पास एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से हम वायु की गति को मापते हैं, वायु के वेग को मापते हैं। एनीमोमीटर, इससे हम वायु के वेग को नापते हैं। फिर है एंटीनोमीटर। एंटीनोमीटर से सौर विकिरण को मापा जाता है। एंटीनोमीटर से हम क्या मापते हैं? सोलर के विकिरण को मापते हैं, सूर्य से निकलने वाली किरणों को। फिर है एटमोमीटर। एटमोमीटर वाष्पीकरण मापक यंत्र है। फिर है ऑडियोमीटर। ऑडियो नाम से आपको पता चल जाएगा, ऑडियो का मतलब ध्वनि है, तो ध्वनि की यह तीव्रता को मापता है, इंटेंसिटी को मापता है ऑडियोमीटर। अगला है आपके पास बैरोग्राफ। बैरोग्राफ है वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन करने वाला यह यंत्र है। देखिए बैरोग्राफ और बैरोमीटर दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए निरंतर यानी कंटिन्यूअस वो रिकॉर्डिंग करते जाता है आपका टाइम के अनुसार, वायुमंडलीय दाब कितना बढ़ रहा है घट रहा है ये सब। बैरोमीटर किसी खास टाइम पर कभी भी आपको मापना हो तो वायुमंडलीय दाब को यह माप के देता है बैरोमीटर। अगला है बोलोमीटर। बोलोमीटर ऊष्मीय या फिर विद्युत चुंबकीय विकिरण को संसूचित करने वाला यंत्र है। कैलिपर्स। कैलिपर्स भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। वस्तुओं के आंतरिक और बाह्य व्यास को यह मापता है, जैसे उसका डायामीटर क्या है ये मापता है। बाह्य व्यास को भी माप सकता है और आंतरिक व्यास को भी ये माप सकता है। फिर है कैलोरीमीटर। नाम से स्पष्ट है, पदार्थ द्वारा अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा हीट की मात्रा को मापने के लिए कैलोरीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ भी आसान है, आपको याद होगा, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। हृदय की गति को रिकॉर्ड करता है, हृदय की गति कितनी चल रही है वो मापने के लिए कार्डियोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है आपके पास दोस्तों क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर का इस्तेमाल समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करने वाली घड़ी, जिसका प्रयोग मुख्यतः नाविकों द्वारा समुद्र में किया जाता है, उसको हम क्रोनोमीटर कहते हैं। तो यह एक प्रकार की घड़ी है, घड़ी है जो समय बताती है। फिर है कोलोरीमीटर। कोलोरीमीटर है रंगों की, कलर से याद रख सकते हैं। कोलोरीमीटर रंगों की तीव्रता यानी इंटेंसिटी के मापन द्वारा पदार्थों की सांद्रता का पता लगाने में प्रयोग किया जाने वाला यह उपकरण है। इसके बाद है दोस्तों कैथेटोमीटर। ऊर्ध्वाधर दूरी या फिर ऊंचाई, जो ऊर्ध्वाधर दूरी होता है उसको या फिर ऊंचाई को मापने में इस्तेमाल किया जाता है कैथेटोमीटर। फिर क्रायोमीटर इंपॉर्टेंट है, ये भी एक प्रकार का थर्मामीटर है जिसका प्रयोग अति निम्न ताप को मापने के लिए किया जाता है। जनरल जो थर्मामीटर नॉर्मल होता है उसका भी इस्तेमाल हम लोग ताप मापने के लिए ही करते हैं, लेकिन अगर बहुत छोटा मान वाला टेम्परेचर है तो उसको हम क्रायोमीटर से मापते हैं। अब है साइक्लोट्रॉन। 12th के फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, एक प्रकार का कण त्वरक है जो
आवेशित कणों की गति को बढ़ाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है साइक्लोट्रॉन का। क्रेस्कोग्राफ ये भी इम्पोर्टेंट है, पौधों की वृद्धि को मापने के लिए इसका इस्तेमाल होता है क्रेस्कोग्राफ का। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है होमवर्क टाइप, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था। नेक्स्ट है आपके पास डिलेटोमीटर। डिलेटोमीटर पदार्थों के आयतन में होने वाले परिवर्तनों को मापा जाता है इसके द्वारा। डिप सर्किल, इस यंत्र की मदद से किसी स्थान के नतिकोण यानी डिप एंगल का मान ज्ञात किया जा सकता है, इसीलिए इसका नाम डिप सर्कल रखा गया है। अगला है आपके पास दोस्तों डायनेमो। जरूर आपने पढ़ा होगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है डायनेमो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फिर डायनेमोमीटर है एक, यह बल और बल आघूर्ण यानी टॉर्क या फिर शक्ति, इन सभी को मापने में इस्तेमाल होता है डायनेमोमीटर। अगला है आपके पास ईईजी यानी इलेक्ट्रोइंसिफ्लोग्राफ। तो इसका इस्तेमाल होता है दोस्तों मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने के लिए। अगला है दोस्तों इलेक्ट्रोमीटर। इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर का मापन करने के लिए इलेक्ट्रोमीटर नाम से स्पष्ट है। इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप और इलेक्ट्रोमीटर दोनों अलग अलग है। इलेक्ट्रोमीटर काम करता है विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर को मापता है, और इलेक्ट्रोस्कोप जो है ये किसी सिस्टम में विद्युत आवेश की उपस्थिति पता लगाने के लिए है कि बस उसमें विद्युत आवेश है कि नहीं है, वह वस्तु जो है वह आवेशित है कि नहीं, चार्ज है कि नहीं, और अगर चार्ज है तो उसमें कितना आवेश है, कितना चार्ज है, वो ये नहीं बता सकता है इलेक्ट्रोस्कोप। यह बस देख सकता है कि हाँ वो चार्ज है या फिर नहीं है, और कितना चार्ज है, उसमें कितना आवेश है या कितना पोटेंशियल है, उसका क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, वो सब इलेक्ट्रोमीटर की सहायता से माप सकते हैं। अब है इवेपोरीमीटर। इवेपोरीमीटर नाम से स्पष्ट है, इसमें इवेपर लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? वायुमंडल में जल के वाष्पीकरण की दर क्या है, ये मापने के लिए इवेपोरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। एंडोस्कोप, अब स्कोप लगा है तो इसका मतलब ही ये मापता नहीं है, ये शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण कर सकता है, उसको देख सकता है, किसी खास चीज को ये मापता नहीं है। अगला है दोस्तों फेदोमीटर। बहुत बार आया है, सागर की गहराई मापने में इस्तेमाल होता है फेदोमीटर। फ्लक्स मीटर, फ्लक्स मीटर का इस्तेमाल चुंबकीय प्रवाह यानी मैग्नेटिक फ्लक्स को मापने के लिए किया जाता है। गैल्वेनोमीटर आपने 12th में और 10th में भी पढ़ा होगा, विद्युत धारा मापी यंत्र है गैल्वेनोमीटर। हालांकि यह भी विद्युत धारा की स्थिति को ही बताता है कि विद्युत धारा उसमें प्रवाहित हो रही है या फिर नहीं, और कितना है विद्युत धारा, इसका वैल्यू निकालने के लिए एमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रेविमीटर। ग्रेविमीटर गुरुत्वीय त्वरण को मापता है। ग्रेविटेशन से आप याद रख सकते हैं, ग्रेविमीटर गुरुत्वीय त्वरण को मापता है। जायरोस्कोप, जायरोस्कोप कोणीय वेग को मापने वाला यंत्र है, ये भी कई बार पूछा गया है, जायरोस्कोप याद रखिएगा। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर है दोस्तों द्रवों या फिर जल के तुलनात्मक घनत्व को मापता है हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रो और हाइग्रो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, हाइड्रोमीटर अलग है और हाइग्रोमीटर अलग है। हाइग्रोमीटर दोस्तों ये वायुमंडल में सापेक्षिक आर्द्रता को मापता है, तो यह ह्यूमिडिटी को मापता है कौन? हाइग्रोमीटर। और हाइड्रो अगर है यहाँ पर तो वो जल से रिलेटेड है, जल का घनत्व वो माप सकता है। फिर हाइड्रोफोन, फोन का मतलब ध्वनि से है, हाइड्रोफोन का मतलब अंतर्जलीय ध्वनि को रिकॉर्ड करता है, यानी जल के अंदर किसी प्रकार की अगर ध्वनि है जैसे समुद्र के अंदर, तो उसको मापने के लिए, उसका पता लगाने के लिए, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हाइड्रोफोन का इस्तेमाल होता है। हाइड्रोस्कोप, तो हाइड्रो मतलब जल और स्कोप मतलब देखना, उपस्थिति का पता लगाना, तो वातावरण में आर्द्रता की उपस्थिति को या उसमें परिवर्तन को मापने के लिए हाइड्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है कि वातावरण में आर्द्रता की उपस्थिति किस प्रकार परिवर्तित हो रही है। अगला है हिप्सोमीटर। दी गई ऊंचाई पर जल के क्वथनांक को ज्ञात करने के लिए हिप्सोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। काइमोग्राफ, विभिन्न शारीरिक गतिविधियों जैसे रक्तचाप, मांसपेशियों का संकुचन इत्यादि के परिवर्तन का ग्राफ, उसमें रेखांकन करने के लिए इस उपकरण यानी काइमोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। लैक्टोमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने जरूर पढ़ा होगा, दूध की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए, उसके सापेक्षिक घनत्व का मान ज्ञात करने के लिए या मापने के लिए लैक्टोमीटर का, दूध की शुद्धता का माप करने के लिए लैक्टोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। लक्समीटर है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, और लसीमीटर या फिर लिसीमीटर है जिसके लिए वास्तविक वाष्पोत्सर्जन को मापता है, लिसीमीटर। अगला है दोस्तों मैग्नेटोमीटर। मैग्नेट से चुंबक आप समझ पाएंगे इस प्रकार
किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा मापने के लिए मैग्नेटोमीटर का इस्तेमाल होता है। मैनोमीटर भी इंपॉर्टेंट है, द्रवों या गैसों के दाब को मापता है। मैनोमीटर और बैरोमीटर मापता है किसको? वायुमंडलीय दाब को। माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन तो आपने ज़रूर देखा होगा। माइक्रोफोन ध्वनि को एक तरह से क्या करता है, उसको रिसीव करता है या ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदनों में परिवर्तित करता है। जैसे मैं जो बोल रहा हूँ अभी, ये माइक्रोफोन में ही बोल रहा हूँ, तो मैं जो बोल रहा हूँ ये ध्वनि तरंग है और इसको माइक्रोफोन विद्युतीय तरंग में चेंज करेगा। फिर इसके बाद आप जहाँ लाउड स्पीकर में जिस यंत्र में सुन रहे होंगे, वहाँ पर ये वापिस से इलेक्ट्रिक सिग्नल से वापिस से यह साउंड वेव में चेंज होगा, कन्वर्ट होगा वहाँ पर, तब आपको ये सुनाई दे रहा होगा। तो माइक्रोफोन का ये काम है। माइक्रोफ़ोन जनरली रिसीव करता है, यह वहाँ जाके सुनाई नहीं देगा आपको डायरेक्टली, वहाँ भी यंत्र लगा रहता है, लेकिन वो माइक्रोफ़ोन नहीं होता है। माइक्रोफ़ोन साउंड को रिसीव करता है बस। और माइक्रोटोम भी है। माइक्रोटोम ऐसा यंत्र है जो अणुवीक्षणीय निरीक्षण के लिए किसी वस्तु के छोटे-छोटे भागों में विभाजित करके देता है। अगला है नेफोस्कोप। नेफोस्कोप बादलों की ऊंचाई, वेग, गति इत्यादि और उनकी दिशा का मापन करने वाला यंत्र है। तो नेफोस्कोप जो है वो बादलों के गति, उसके वेग और उसकी ऊंचाई से संबंधित है। ओडोमीटर भी इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिए। ओडोमीटर दोस्तों किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए ओडोमीटर कितना वह वाहन जो दूरी है वो कवर कर रही है, तय कर रही है, उसको मापने के लिए ओडोमीटर का इस्तेमाल होता है। देखिए दोस्तों, अगला है पेरिस्कोप। अपने पास ओट या फिर आवरण में रहते हुए प्रेक्षक को अपने आसपास की वस्तुओं को देखने में समर्थ बनाने वाला उपकरण। इस ऑप्टिकल यंत्र के द्वारा ऐसी वस्तुओं को भी देखा जा सकता है जो प्रत्यक्ष दृष्टि रेखा यानी डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में नहीं है, यानी प्रत्यक्ष रूप से आपको नहीं दिख रहे हैं सामान्य तौर पर, लेकिन जब आप इसके द्वारा देखिएगा तो वो आपको दिख जाएगा। इसके द्वारा जलमग्न अवस्था में पनडुब्बी से पानी की सतह का अवलोकन किया जा सकता है। यानी जल के अंदर, मान लो समुद्र के अंदर पनडुब्बी में अगर आप हैं और आपको सतह के ऊपर क्या है ये देखना है, तो उसका अवलोकन करने के लिए भी पेरिस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है दोस्तों अपने पास फ़ोनोग्राफ। देखिए फ़ोनोग्राफ जो है ये, जहाँ भी फ़ोन आ गया तो फ़ोन का रिलेशन साउंड से है। तो ध्वनि की यांत्रिक रिकॉर्डिंग एवं पुनर्उत्पादन करने वाले उपकरण के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। फोटोमीटर, फोटो का जो संबंध है वो प्रकाश से है, तो फोटोमीटर लाइट की इंटेंसिटी को मापता है, प्रकाश की तीव्रता को मापता है। पोटेंशियोमीटर नाम से स्पष्ट है। पोटेंशियल यानी कि जो आपका विभवांतर होता है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। किसी सेल में ईएमएफ का मापन करने के लिए पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल होता है। ये भी आपको 12th में पढ़ने को मिला होगा। पिक्नोमीटर क्या है दोस्तों? द्रवों के विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने वाला यंत्र है यह। फिर है पाइरहिलियोमीटर। पाइरहिलियोमीटर क्या होता है दोस्तों? सौर सौर विकिरण का मापन करने वाला यंत्र है। और पाइरोमीटर उच्च तापमान के मापन में प्रयुक्त होता है। तो पाइरोमीटर खासकर जैसे सूर्य का से निकलने वाली जो किरणें हैं, खासकर उनका टेम्परेचर मापने के लिए, जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, उसके लिए पाइरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब है आपके पास नेक्स्ट दोस्तों साइक्रोमीटर। साइक्रोमीटर आपेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला उपकरण है। रेन गेज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रेन गेज दोस्तों वर्षा, फिर बर्फ, ओला इत्यादि की मात्रा का मापन करने वाला उपकरण है। इसे यूडोमीटर या फिर प्लूवियोमीटर या ओम्ब्रोमीटर भी कहते हैं। तो रेन गेज वर्षण का, चाहे वो बर्फ का वर्षण हो, बर्फ की बारिश हो, ओला का हो या फिर सामान्य वर्षा हो, उसको मापने के लिए रेन गेज का इस्तेमाल होता है। रेडियोमीटर दोस्तों विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा को मापने के लिए रेडियोमीटर का इस्तेमाल होता है। अगला देखते हैं दोस्तों रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपने पढ़ा होगा। तो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तनांक को मापने के लिए रिफ्रैक्टोमीटर का इस्तेमाल होता है। सेलिनोमीटर है इसके बाद। किसी विलयन की लवणता यानी सॉल्यूशन आपने ज़रूर पढ़ा होगा, तो लवणता का मापन करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सेलिनोमीटर का। सोलेरीमीटर। सोलेरीमीटर क्या है? सौर विकिरण की तीव्रता को मापता है। फिर है सैक्रीमीटर। सैक्रीमीटर शर्करा युक्त विलयन की सांद्रता का मापन करता है। फिर है सेक्सटेंट। ये
दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी मापन करने वाला उपकरण है। इसका उपयोग खगोलीय पिंडों की ऊंचाई का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। इसके बाद है काफ़ी इम्पोर्टेंट, जो आपने ज़रूर सुना होगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, स्फिग्नोमेनोमीटर। किसमें इस्तेमाल होता है? ये रक्तचाप मापने के लिए, ब्लड प्रेशर मापता है। और फिर स्टेथोस्कोप भी आपने देखा होगा, हृदय की गति सुनने में इसका इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर्स द्वारा प्रायः इन दोनों ही यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। स्पीडोमीटर किसी वाहन की गति को दिखाता है, मोटरसाइकिल से लेकर के और फोर व्हीलर सब में ये लगा रहता है। टैकोमीटर है जो वस्तुओं जैसे इंजन हो या फिर सॉफ्ट आदि की घूर्णन गति का मापन करने वाला यह उपकरण है। इसका प्रयोग व्यापक रूप से ऑटोमोबाइल, विमान इत्यादि में किया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास विस्कोमीटर। विस्कस फोर्स आपने पढ़ा होगा या विस्कस पढ़ा होगा, विस्कोसिटी पढ़ा होगा। श्यानता, तो किसी तरल की श्यानता को मापने के लिए विस्कोमीटर का इस्तेमाल होता है। और आखिरी है आपके पास विंड वेन। विंड वेन पवन की दिशा को मापता है। पवन की दिशा मापने के लिए विंड वेन का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बाद दोस्तों क्वेश्चंस स्टार्ट हैं, लेकिन क्वेश्चंस पे आने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं दोस्तों, और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ इस वीडियो को अगर दोस्तों आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं और सीधे हम प्रश्न शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और आखिरी तक चलेंगे। हर एक क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, सोनार निम्नलिखित में से किसमें प्रयोग किया जाता है? अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा या इंजीनियरों द्वारा? दोस्तों सोनार नौ संचालकों यानी कि नाव चलाने वालों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इसकी सहायता से आप समझिए तो समुद्र के अंदर की वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किया जाता है। समुद्री क्षेत्र में इसका इस्तेमाल व्यापक रूप से किया जाता है। आप देखिएगा सोनार, जिसका मतलब है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, इसका प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। इसकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की प्राश्रव्य तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगे उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती हैं, जिसकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। जैसे मान के चलिए कि रदरफोर्ड ने कैसे खोज किया, मैंने अभी केमिस्ट्री की वीडियो डाली थी, अगर आपने नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लीजिएगा। घटना चक्र पूर्वावलोकन, जो अपना साइंस की बुक है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, वैसे ही केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान की मैंने वीडियो डाली है। उसमें हमने रदरफोर्ड वाला जो परमाणु मॉडल है, उसमें मैंने बताया था कि नाभिक के सामने जब इन्होंने अल्फा कणों की बमबारी कराई, अल्फा किरणों को डाला, तो वापस उसी रास्ते पर आ गया। इससे स्पष्ट हो गया कि पॉजिटिव रेज सीधे आगे नहीं गया, वो वापस हो गया। इसका मतलब रास्ते में कोई पॉजिटिव चार्ज वाली वस्तु है या फिर कोई ना कोई उसका ऐसा पार्ट है एटम का सेंटर में जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए ये वापस आ गया। तो वैसे ही आप यहाँ समझ सकते हैं, जब उच्च आवृत्ति वाली हम पराश्रव्य तरंगों को महासागर की गहराई में भेजेंगे इस तरीके से, और जब वो वापस रिटर्न होगा तो उससे पता चल जाएगा कि वस्तु है अंदर में या नहीं। तो इस तरीके से सोनार का इस्तेमाल किया जाता है नौ संचालकों द्वारा। और बाकी समुद्र से रिलेटेड और भी कामों में इसका इस्तेमाल होता है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? अभी हमने देखा दोस्तों, सोनार का गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की स्थिति को बताता है। ऑडियोमीटर जो है दोस्तों, यह ध्वनि की तीव्रता को मापता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो यह ध्वनि की तीव्रता, एक मिनट, को मापने वाला यंत्र। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सोनार का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं दोस्तों? तो अभी हमने पढ़ा था, इनका इस्तेमाल, जो सोनार है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं समुद्र के नीचे जो भी वस्तुएं हैं उनकी स्थिति का पता लगाने के लिए। कैसे पता लगाया जाता है? हमने देखा था कि पराश्रव्य तरंगों को हम समुद्र की गहराई में भेजते हैं, जिससे पता चलता है। तो यहाँ पर पराश्रव्य तरंगों को हम चूज करेंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स के द्वारा पता किया जाता है। सो दैट ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर यहाँ पर होगा। ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इसको मापने वाला यंत्र है ऑडियोमीटर, अभी हमने देखा था। अच्छा, अब एक ऑडियो फोन है इससे मिलता जुलता। ऑडियोमीटर तो आपने देख लिया कि यह ध्वनि की तीव्रता को मापता है, और ऑडियो फोन जो है अंतर बस इतना है, इसका इस्तेमाल
अगर किसी व्यक्ति को सुनने में समस्या है तो उसके लिए किया जाता है। क्रोनोमीटर हमने पढ़ा था दोस्तों, क्रोनोमीटर जो है ये समय को मापता है, समय मापक यंत्र है। समय मापक जैसे आपको पता है वायुमंडलीय दाब या फिर टेम्परेचर या कई सारे मौसम में बदलाव होने के बावजूद भी यह सही समय मापता है, इसलिए इसका इस्तेमाल होता है। एनीमोमीटर हवा की गति को मापता है, तो ये हमने पहले देख लिया है। एनीमोमीटर वायु वेग को मापता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है आपका, ऑडियोमीटर। आप यहाँ एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं दोस्तों। ऑडियोमीटर ये ध्वनि की तीव्रता को मापता है, जबकि एनीमोमीटर जो है ये वायु को वेग को मापता है। फिर क्रोनोमीटर जो है ये टेम्परेचर, आर्द्रता और वायु दाब इत्यादि में परिवर्तन होने के बाद भी समय को शुद्ध रूप में मापकर और बताता है। ऑडियोफोन दोष युक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। अगला सवाल तो एनीमोमीटर से रिलेटेड ही है। तो आप देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है एनीमोमीटर जो है उससे किसका मापन किया जाता है। अभी हमने देखा था पवन की गति को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल मिलता जुलता है, वायु की गति मापने के लिए एनीमोमीटर अभी हमने देखा था। बाकी देखिए हाइड्रोमीटर है, ये आर्द्रता को मापता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। और विंड वेन भी है। विंड वेन जो है दोस्तों इसके द्वारा पवन की दिशा को मापा जाता है। ध्यान दीजिएगा, पवन की दिशा को मापा जाता है इसके द्वारा, और इसके द्वारा पवन के वेग को मापा जाता है। दोनों में इतना ही अंतर है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देखिएगा, एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग को मापते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल, और हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल द्रव या फिर जल के घनत्व का मापने के लिए। अच्छा, हाइड्रो था, हाइड्रो नहीं, यहाँ अगर हाइग्रो रहता, देखिए अगर हाइग्रो रहता यहाँ पर तब आर्द्रता को मापने वाला यंत्र हो जाता, लेकिन अगर ये हाइड्रो है तब द्रव या फिर जल के घनत्व को यह मापता है। तो यहाँ ड्रो और ग्रो में बस अंतर है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन भी सेम है। वायु की गति का मापन किसके द्वारा किया जाता है? एनीमोमीटर द्वारा। देखिए यहाँ हाइग्रोमीटर है, ग्रह है, तो हाइग्रोमीटर ये आर्द्रता को मापता है, वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा को, यानी कि ह्यूमिडिटी को। बैरोमीटर अभी हमने देखा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ये मापता है। और एनीमोमीटर तो हमने देख ही लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें बताना है कौन सुमेलित नहीं है। एनीमोमीटर वायु की चाल को मापता है, बिल्कुल सही है। अल्टीमीटर जो है यह विद्युत धारा, अमीटर है, तो अमीटर कहिए या फिर एमीटर कहिए। एमीटर और अमीटर एक ही बात है। एमीटर विद्युत धारा को मापता है। टैक्योमीटर दबांतर यानी कि प्रेशर डिफरेंस को, और पायरोमीटर उच्च ताप, पायरोमीटर भी सही है। उच्च तापमान वाली वस्तुओं का टेम्परेचर मापने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर जो गलत है वो टैक्योमीटर है। ऑप्शन सी जो है वो गलत है। आप एक्सप्लेनेशन देखिए दोस्तों। टैक्योमीटर जो है यह एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिससे क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है। बाकी जो विकल्प है वो सही है। पायरोमीटर की सहायता से दूर स्थित उच्च तापीय वस्तुओं का तापमान मापते हैं। अगला सवाल है, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? एमीटर से अभी हमने देखा था। वोल्ट मीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस मापते हैं। यहाँ पर दो जगह वोल्ट, अच्छा यहाँ वोल्टामीटर है। टेंसियोमीटर से हम क्या मापते हैं? ईएमएफ मापते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एमीटर जो है यह विद्युत धारा को मापता है, पोटेंशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ को मापता है। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर 67वीं बीपीएससी का सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन गलत है? वोल्टमीटर विभवांतर को मापता है, सही है बिल्कुल। एमीटर विद्युत धारा को मापता है, सही है। पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ को मापता है, ये भी सही है। गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध को मापता है, ये गलत हो गया। गैल्वेनोमीटर ये विद्युत धारा यानी कि करंट की उपस्थिति को पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल होता है। सो दैट ऑप्शन डी इज द गलत ऑप्शन। और यहाँ पर आप देखिए गैल्वेनोमीटर मैंने बताया था, ये एक सेंसिटिव डिवाइस है जो किसको बताता है? विद्युत सर्किट में अति सूक्ष्म यानी बहुत कम अगर विद्युत धारा है तो उसकी उपस्थिति का ये पता लगा सकता है। अगला सवाल, पायरोमीटर कई बार हमने देख लिया। पायरोमीटर का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं हम लोग? उच्च तापमान को मापने के लिए। उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, खासकर जो वस्तुएं
पास में नहीं स्थित है, दूर स्थित वस्तुओं का टेम्परेचर यह पता करता है। वायुमंडलीय दाब के लिए बैरोमीटर, आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर। कि यहाँ पर ऑप्शन सी में ये मौजूद है तो ऑप्शन सी सही होगा। कितनी बार पूछा गया है आप देख सकते हैं, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। आपको मैं डिटेल में भी बता देता हूँ। पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण उत्तापमापी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है। यह तापमापी स्टीफन के नियम के पर आधारित है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी ई जो है ये प्रोपोर्शनल टू होता है टी टू द पावर 4। इसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुओं जैसे सूर्य हो गया, इसके ताप का मापन किया जाता है। इस तापमापी से लगभग 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे का टेम्परेचर नहीं मापा जा सकता है, क्योंकि इससे कम ताप पर वस्तुएं उसमें विकिरण का उत्सर्जन ही नहीं करती हैं। खासकर पायरोमीटर जो उष्मा विकिरण के रूप में उत्सर्जित होता है, उसी की सहायता से यह मापता है। इसीलिए वस्तु का पास में होना कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। दूर से दूर की वस्तुओं से जो विकिरण निकलता है उसके द्वारा इसमें माप किया जाता है। अगला सवाल आप देखिए, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है? पायरोमीटर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अच्छा, फोटोमीटर की अगर हम बात करें तो यह इसका इस्तेमाल प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो प्रकाश की तीव्रता ऐसे आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित ताप मापियों में किसे पायरोमीटर कहा जाता है? पायरोमीटर हमने देखा था उच्च ताप को यह मापता है, और खासकर विकिरण जो निकलता है उसको मापकर यह टेम्परेचर मापता है। तो विकिरण तापमापी हम कह देंगे निश्चित तौर पर ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। अगला सवाल आपके सामने है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो उसको क्या कहेंगे? गैस थर्मामीटर या पारे का थर्मामीटर, वाष्प दबाव थर्मामीटर और पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। तो पायरोमीटर, क्योंकि आपको पता है उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल होता है, और 2000 डिग्री सेल्सियस जो है ये बहुत ही उच्च तापमान है, इसलिए इसके मापन हेतु पायरोमीटर ही उपयुक्त होगा। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर का इस्तेमाल अत्यधिक उच्च तापमान का मापन करने के लिए किया जाता है। यह मुख्यतः गतिशील वस्तुओं तथा उन सतहों को मापने हेतु इस्तेमाल किया जाता है जिन तक पहुंचना अथवा उन्हें स्पर्श करना संभव न हो। पहुंचना इसलिए संभव, जैसे सूर्य का टेम्परेचर मापना है तो उससे जो विकिरण निकल के आ रही है उस विकिरण को मापकर ये बता देगा कि टेम्परेचर कितना होगा। तो इसलिए यहाँ पास में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ऊष्मीय विकिरण के मापन द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। कल देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग किया जाएगा? तो ये तो सेम सवाल है, आंसर भी सेम होगा। पायरोमीटर, इसके द्वारा उच्च तापमान को मापते हैं। अगला सवाल आप देखिए, इसमें याद रखिएगा दोस्तों, जो पायरोमीटर है इसमें 800 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर को नहीं मापा जा सकता है। इससे ऊपर के टेम्परेचर को ही मापते हैं इसके द्वारा, और 1500 डिग्री सेल्सियस 800 से ऊपर है, इसलिए पायरोमीटर सही आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों, पायर हीलियोमीटर का प्रयोग इनमें से किसको मापने के लिए किया जाता है? सनस्पॉट को, या सोलर रेडिएशन को, या हवा ताप को, या फिर पौधों के ताप को? देखिए दोस्तों, पायर हेलियोमीटर का इस्तेमाल सोलर रेडिएशन यानी सूर्य से जो विकिरण निकलती हैं उनके मापन के लिए किया जाता है, उनको नापने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। आप यहाँ देख सकते हैं सौर विकिरण को मापने के लिए दो प्रकार के उपकरण हैं, एक तो पायरेनोमीटर और एक है आपके पास पायर हेलियोमीटर। अगला सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 यूपी पीसीएस में आया है, मैनोमीटर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? वायु दाब के लिए तो बैरोमीटर का इस्तेमाल होता है, आपको पता है बैरोमीटर। द्रवों के घनत्व के लिए हाइड्रोमीटर, और सतह पर तेल के दबाव के लिए इसका इस्तेमाल होता नहीं है। गैसों का प्रेशर मापने के लिए मैनोमीटर का इस्तेमाल होता है। तो यह गैसों का दाब मापने के लिए इस्तेमाल होने वाला यंत्र है मैनोमीटर। अगला सवाल यहाँ पर आपको मिलाना है, एक तरफ राशि दी गई है, एक तरफ उसको मापने वाला यंत्र है। एमीटर द्वारा हम विद्युत धारा को मापते हैं तो इसको थर्ड में मिला देंगे। हाइग्रोमीटर मैंने बताया कि ग्रह होगा, तो इससे हम आर्द्रता को मापते हैं, तो सापेक्ष आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसका आंसर होगा। बैरोमीटर द्वारा हम हवा के दाब को मापते हैं, वायुमंडलीय दाब को। स्प्रिंग तुला जो होता है इसके द्वारा हम वजन को मापते हैं, भार को। तुला वाला आपने देखा होगा, ऐसे रहता है, तुला बना होगा इस टाइप से, और इसमें रीडिंग्स होती हैं 1 2 3 ऐसे मान लो दिया गया है। हालांकि ये नीचे से शायद शुरू होता है ऐसे।
यहाँ पे मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 केजी ऐसे लिखा रहता है और यहाँ पर इसको टाँग दीजिए, किसी में लटका दीजिए। यहाँ भी लटकाने वाला होता है, जिस वस्तु का आपको वेट मापना है उसको यहाँ पे लटका दीजिए और ये रीडिंग जो है ये उठ के चला जाएगा। अगर 3 पे आके रुक गया इसका मतलब कि ये वस्तु 3 केजी की है। तो इस तरीके से इसके द्वारा इस मापन किया जाता था। इसको हम कमानीदार तुला कहते थे। तो स्प्रिंग तुला वही है, इसके द्वारा भार को मापते हैं। आप देख लीजिए किसको हमने किसमें मिलाया। हमने ए को मिलाया है किसमें, थर्ड में, और अच्छा ए को थर्ड में मिलाया है। अब देखो अगर एक ही ऑप्शन याद हो तो भी हम इसमें आंसर लगा सकते हैं। ऑप्शन इस तरीके से है। अब हमने ये पता कर लिया ए को थर्ड में मिलाना है और ए को थर्ड में मिलाने के लिए केवल एक ही ऑप्शन है। तो बाकी ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए, तो हम ऑप्शन बी को चूज कर लेंगे। बाकी आप यहाँ देख रहे हैं बी को हमने कहाँ पर मिलाया है, बी को मिलाया है फोर्थ में, सी को मिलाया है मैंने सेकंड में और डी को मिलाया है फर्स्ट में। तो 3 4 2 1 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। आई होप आप समझ पाए होंगे। और यहाँ एमीटर से विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को मापते हैं। हाइग्रोमीटर से हम वायुमंडल की अपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं। स्प्रिंग तुला से किसी वस्तु के भार का मापन किया जाता है। बैरोमीटर से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापते हैं। जो भी दोस्त नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पर, उनसे रिक्वेस्ट होगा प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन गलत है। ओडोमीटर, फिर ओंडोमीटर, ऑडियोमीटर और एमीटर। एमीटर तो विद्युत, यही गलत हो गया क्योंकि एमीटर से हम विद्युत धारा को मापते हैं, न कि विद्युत शक्ति को। इससे के द्वारा हम इलेक्ट्रिक करंट को मापते हैं, विद्युत धारा को। तो यही गलत हो गया। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता के लिए सही है। ओंडोमीटर चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापने के लिए ये भी सही है। और ओडोमीटर वाहन के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो गलत है वो ऑप्शन डी है। एमीटर का इस्तेमाल विद्युत धारा मापने के लिए होता है, न कि विद्युत शक्ति के लिए। तो ऑप्शन डी ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है लेटेस्ट है, आप देख सकते हैं 17वीं बीपीएससी में पूछा गया है। किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है, उसको डैश के रूप में जाना जाता है। बहुत आसान है, ओडोमीटर। ओडोमीटर का इस्तेमाल पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। एमीटर का इस्तेमाल विद्युत धारा को मापने के लिए, और स्पीडोमीटर का नाम से ही स्पष्ट है, स्पीड मापने के लिए, यानी कि यह गति को मापता है। और क्रोनोमीटर को का इस्तेमाल हम समय को मापने के लिए करते हैं। तो सारे लगभग मैंने बता दिया है आपको। एक्सप्लेनेशन में भी देखिएगा, ओडोमीटर का इस्तेमाल दोस्तों वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। क्रोनोमीटर का उपयोग समय मापने के लिए, स्पीडोमीटर का इस्तेमाल दूरी गति को मापने के लिए, और एमीटर का उपयोग विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। तो आगे बढ़ जाएं। वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र पूछ रहा है, बैरोमीटर होगा। हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता मापते हैं, यानी कि ह्यूमिडिटी। मैनोमीटर, और बच गया आपके पास हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर जल या फिर द्रव का घनत्व मापता है, डेंसिटी को मापता है हाइड्रो। और अगर ग्रो रहा तो आर्द्रता। मैनोमीटर द्रव या फिर गैस, इनका दाब ये मापता है, प्रेशर को मापता है। आप यहाँ देखिए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। बैरोमीटर में पारा का अचानक नीचे आना तूफानी मौसम का संकेत होता है। अगला सवाल है दोस्तों, यहाँ पर साधारण बैरोमीटर में से कौन सा इसमें द्रव का इस्तेमाल होता है। दोस्तों पारा का इस्तेमाल होता है, ये आपने पढ़ा होगा। बैरोमीटर में पारा का इस्तेमाल होता है। यहीं पर अभी हमने देखा था, बैरोमीटर में पारा जब अचानक नीचे आता है तो तूफानी मौसम होने का संकेत मिलता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। बैरोमीटर यानी कि वायु दाब मापी यंत्र जो होता है, उसके द्वारा हम वायुमंडलीय दबाव को मापते हैं। और विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर में अलग अलग मापक द्रव जैसे जल हो गया, पारा हो गया, हवा इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो नॉर्मल बैरोमीटर होता है उसमें पारा का इस्तेमाल सबसे अधिक किया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों आपके पास, दूध का अपेक्षिक घनत्व किसके द्वारा मापा जा सकता है। हाइड्रोमीटर से, ब्यूटीरोमीटर से, लैक्टोमीटर से, या थर्मामीटर से। थर्मामीटर से तो टेम्परेचर मापते हैं, आपको पता है, यानी ताप मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से हम द्रव या फिर जल का घनत्व निकालते हैं, यानी कि डेंसिटी। ब्यूटीरियो जो ब्यूटीरोमीटर है, इससे हम क्या माप दूध से बनी जो मिठाइयाँ होती हैं उसमें वसा की मात्रा को मापते हैं।
और लैक्टोमीटर से हम दूध की शुद्धता या फिर उसके घनत्व को मापते हैं। आप देख सकते हैं दूध का अपेक्षित घनत्व या दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ड्यूटीरोमीटर का इस्तेमाल हम लोग दूध से बनी वस्तुओं या दूध के उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए करते हैं। दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर, अभी आपने देख लिया। अगला सवाल आपके पास है, वायुमंडल की सापेक्ष सांद्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापते हैं हम लोग किससे? हाइग्रोमीटर से, और हाइड्रोमीटर से हम जल की या फिर जल का घनत्व को मापते हैं, या फिर किसी और द्रव के घनत्व को भी माप सकते हैं। लैक्टोमीटर से दूध का हम शुद्धता मापते हैं या फिर दूध का घनत्व मापते हैं। और पोटेंशियोमीटर से हम क्या मापते हैं? ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल को मापते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में भी, हाइग्रोमीटर से हम क्या मापते हैं? वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता। हाइड्रो, अगर ड्रो है तो जल या फिर द्रव का घनत्व। और पोटेंशियोमीटर से विभवांतर को मापते हैं। अगला सवाल आपके पास है, आप देख सकते हैं, हवा में आर्द्रता मापने के लिए किसका इस्तेमाल होगा? अभी हमने देख ही लिया, हाइग्रोमीटर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हवा की आर्द्रता नापने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल होता है। स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है दोस्तों जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुणों का मापन करता है। यूडियोमीटर जो है ये एक प्रयोगशाला उपकरण है जो किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापता है। अगला सवाल मिलता जुलता है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आर्द्रता मापते हैं। उच्च ताप को हम मापते हैं किससे? पाइरोमीटर से। और वायुमंडलीय दाब हम किससे मापते हैं? बैरोमीटर से। और वायु का वेग हम मापते हैं एनीमोमीटर से। अगला सवाल दोस्तों 2018 में बीपीएससी में पूछा गया है, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? हाइग्रोमीटर हमने देख लिया, बाकी इन सब के बारे में मैं कई बार बता चुका हूं, इसलिए इसमें क्वेश्चन को छोड़ता हूं। आगे बढ़ता हूं, यहाँ पर दिया ही है वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापते हैं। हाइड्रोमीटर से द्रव या फिर जल का तुलनात्मक घनत्व मापते हैं। आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर, और पाइरोमीटर उच्च तापमान को मापने के लिए। थर्मोस्टेट किसको मापते हैं? थर्मोस्टेट को हिंदी में ऊष्मातापी कहते हैं, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। यह किसी पदार्थ की ऊष्मा को समझिए तो उसके टेम्परेचर को एक समान बनाए रखने के लिए थर्मोस्टेट का इस्तेमाल होता है। हिप्सोमीटर से हम क्या मापते हैं? हाइट, ऊंचाई मापते हैं इससे। तो ऊंचाई मापने के लिए हिप्सोमीटर का इस्तेमाल होता है। आप यहाँ देख भी सकते हैं, आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर है, पाइरोमीटर से उच्च ताप मापते हैं, हिप्सोमीटर से ऊंचाई मापते हैं। थर्मोस्टेट ऊष्मातापी है, किसी तंत्र के टेम्परेचर को नियमित रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, रिंगेल मैन स्केल का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किसके घनत्व को मापने के लिए किया जाता है? कोहरा के, ध्वनि के, धुआं के, या फिर प्रदूषित जल के? तो देखिए दोस्तों, रिंगेल मैन स्केल का इस्तेमाल धुआं के घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। देख भी सकते हैं, रिंगेलमैन स्केल जो है इसका प्रयोग धुएं के घनत्व के मापन में होता है। इसका विकास कृषि अभियांत्रिकी के क्षेत्र के फ्रेंच प्रोफेसर मैक्सिमिलियन रिंगेलमैन द्वारा किया गया था, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया, रिंगेलमैन स्केल। अगला सवाल आपके सामने है, इनमें बताना है कौन सही सुमेलित है। थर्मो रेसिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है, संधारित्र थर्मामीटर है। संधारित्र थर्मामीटर बिल्कुल भी नहीं है, कैपेसिटर इसका इस्तेमाल, यह विद्युत आवेश को स्टोर करता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो इस हिसाब से ये थर्मामीटर तो है नहीं। दिष्टकारी के तौर पर, रेक्टिफायर के तौर पर जंक्शन डायोड का ही इस्तेमाल होता है, तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। फिर केवल पहला ऑप्शन बचता है जो सही होगा, थर्मो रेसिस्टर। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर के तौर पर किया जाता है, तो निश्चित तौर पर ऑप्शन ए सही है। थर्मो रेसिस्टर एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। यह उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को भी बदलता है। अगला सवाल आप देखिए, ईईजी के बारे में पूछा गया है, हमने नोट्स में भी पढ़ा था। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम ये किसकी निगरानी के लिए उपयोग में लिया जाता है? दिल के लिए यानी हृदय के लिए, यकृत के लिए, अग्न्याशय के लिए, मस्तिष्क के लिए, या इनमें से कोई नहीं?
आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन डी यानी कि मस्तिष्क। आपको पता होगा मस्तिष्क की जो विद्युतीय गतिविधि होती है उसको समझने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंसेफेलोमीटर जो है, सॉरी, इंसेफेलोग्राम जो है इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? यह एक परीक्षण है जिसका उपयोग मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि से संबंधित समस्याओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला सवाल आपके पास है, इसमें सूची 1 और 2 को मिलाना है। इधर उपकरण का नाम है, इधर किस कार्य के लिए उस उपकरण को बनाया गया है ये दिया गया है। सबसे पहले स्टेथोस्कोप है, तो इससे हम क्या मापते हैं दोस्तों? हृदय की ध्वनि को हम सुनने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और स्फिग्नोमैग्नोमीटर ये इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों किसके लिए? रक्तचाप को मापने के लिए। कैरोटोमीटर क्या है? सोने की शुद्धता को मापने के लिए। और लक्समीटर क्या है? प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए। तो ए को हमने थर्ड में मिलाया, बी को हमने फोर्थ में मिलाया, सी को हमने सेकंड में मिलाया और डी को फर्स्ट में मिलाया। 3 4 2 1 सही आंसर होगा। 3 4 2 1 जहां भी दिखे तो ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो। आपको मैं एक्सप्लेनेशन भी दिखा देता हूं दोस्तों। स्टेथोस्कोप की सहायता से हृदय की धड़कन को सुना जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तचाप को मापते हैं। कैरोटोमीटर की सहायता से सोने की शुद्धता का पता लगाते हैं। और लक्समीटर का उपयोग प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। रक्तदाब, अगला सवाल है, रक्तदाब मापने के लिए हमने देखा है स्फिग्नोमैनोमीटर का इस्तेमाल होता है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। अगला सवाल, प्रकाश की तीव्रता किससे मापते हैं? लक्स मीटर से, ये भी हमने अभी देखा। एनीमोमीटर से हम पवन की गति को मापते हैं। और अल्टीमीटर क्या है? अल्टीमीटर से हम इससे हम ऊंचाई को मापते हैं, खासकर विमान की ऊंचाई अगर निकालनी हो तो विमान की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम अल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही था, लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए हम लक्स मीटर का इस्तेमाल करते हैं। जबकि क्लोरीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? प्रकाश सुग्राही उपकरण है जो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापकर बताता है। अगला सवाल है रडार के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है। रडार का उपयोग किया जाता है किस लिए? प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने। ऑप्शन पर जाने से पहले मैं यही बता देता हूँ, रडार का इस्तेमाल दोस्तों रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। रडार सिस्टम डिफेंस में भी इसका इस्तेमाल होता है। आप यहाँ देख भी सकते हैं कितना बार ये पूछा गया है। रडार जो है दोस्तों मूल रूप से एक संक्षिप्त रूप है जिसका पूर्ण रूप क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। यह वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। इसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर स्थित वस्तुओं की ऊंचाई, उसकी दिशा या फिर गति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है आपके पास, रिक्टर पैमाने पर मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, या रिक्टर पैमाने का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर पैमाने का इस्तेमाल होता है। आपने सुना होगा कि 7.9 रिक्टर का या फिर इस स्केल का भूकंप आया है, तो ये भूकंप मापने के लिए, उसकी इंटेंसिटी को मापने के लिए, तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर पैमाना का इस्तेमाल किया जाता है। रिक्टर स्केल भूकंप के परिमाण को मापने का एक पैमाना है। यह एक लॉगरिथमिक स्केल है जिसमें जिसको 9 भागों में बराबर बाँटा पैमाना होता है इसमें, यानी कि 9 भागों में बराबर बाँटा गया होता है। रिक्टर स्केल के प्रत्येक आगे की संख्या अपने पीछे वाली संख्या के 10 गुने आयाम को बताती है। उल्लेखनीय है कि 1970 के दशक से ही भूकंपों के परिमाण के आकलन हेतु रिक्टर स्केल के स्थान पर मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल यानी एमडब्ल्यू प्रयुक्त हो रही है, तथापि बहुधा प्रेस एवं मीडिया जगत द्वारा इसे रिक्टर स्केल के ही नाम से अभिहित किया जाता है। अब यहाँ देखिएगा, विभिन्न परीक्षा संस्थाओं द्वारा भूकंप मापन संबंधी प्रश्नों में परिमाण के स्थान पर तीव्रता का प्रयोग ही किया जाता है। ज्ञातव्य है कि भूकंप की तीव्रता इंटेंसिटी को मर्केली स्केल पर निर्धारित किया जाता है और परिमाण को मैग्नीट्यूड को सिस्मोग्राफ के माध्यम से रिक्टर स्केल या मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल पर। तथापि परीक्षा प्रश्नों में भूकंप की तीव्रता से आशय सामान्यतः भूकंप की शक्ति यानी पावर से है, और विकल्पों में से मर्केली स्केल न होने के कारण रिक्टर स्केल को ही सही उत्तर यहाँ माना जाना चाहिए। और सिस्मोग्राफ अगर रहता तो सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है, लेकिन किस स्केल में वो व्यक्त करता है, माप करके वैल्यू देता है, वो रिक्टर स्केल में या फिर एमडब्ल्यू में यानी मोमेंट मैग्नीट्यूड में। अब अगला सवाल आपके पास है, यहाँ भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है किसके द्वारा? तो रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है।
और अगला सवाल है रिक्टर पैमाना किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो भूकंप की तीव्रता को व्यक्त करने के लिए। पर लेकिन एक और ऑप्शन है देखिएगा, भूकंपीय लहरों का आयाम यानी एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव्स भी दिया गया है, तो ये भी फिर इसका आंसर होना चाहिए। और मुझे लगता अच्छा, ये प्रकाश की तीव्रता है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ऑप्शन सी को ही सही माना जाएगा फिर। यहाँ पर भूकंप की तीव्रता नहीं है, प्रकाश की तीव्रता है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ऑप्शन सी सही होगा। भूकंपीय लहरों का आयाम उसको माप कर ही तो ये बताता है कि उसकी शक्ति कितनी है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही दिया गया है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल है कौन सुमेलित नहीं है सेल्सियस ताप। ताप को सेल्सियस में हम दिखाते हैं निश्चित तौर पर किलोवाट आवर। विद्युत विद्युत को किलोवाट आवर में दिखाया जा सकता है निश्चित तौर पर। आरएच गुणक ये ब्लड से संबंधित है, आरएच फैक्टर। ठीक है, रिक्टर पैमाना आर्द्रता को व्यक्त करता है। नहीं, रिक्टर पैमाने पर हम भूकंप की तीव्रता को या भूकंप के मैग्नीट्यूड को दिखाते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि वो गलत ऑप्शन है। अगला सवाल है आपके पास, भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? सिस्मोग्राफ है। सिस्मोग्राफ के द्वारा हम भूकंप को मापते हैं। रेन गेज से हम वर्षा को मापते हैं। क्रेस्कोग्राफ से हम पौधों की वृद्धि को मापते हैं। और फिर है गीगर काउंटर, इसका इस्तेमाल आयनिक आयनित लिखना ज़्यादा ठीक होगा, आयोनाइज्ड। तो आयनित जो विकिरण होते हैं उनको मापने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ें, अब सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों के संसूचन यानी डिटेक्शन एवं मापन हेतु प्रयोग होता है। क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग हम पौधों की वृद्धि को मापने के लिए करते हैं। इसका आविष्कार भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस के द्वारा वर्ष 1900 में किया गया था। और रेन गेज वर्षा मापी यंत्र है। गीगर काउंटर एक प्रकार का कण अनुवेदक यानी पार्टिकल डिटेक्टर है जो आयनित विकिरण को मापता है। अगला सवाल आपके सामने है, मिलता जुलता सवाल है। निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग भूकंप तरंगों के मापन के लिए किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ हमने देखा था, सिस्मोग्राम है, ये तो गलत हो गया। सिस्मोग्राफ देखो ध्यान से, सिस्मोमीटर है, सिस्मोस्कोप है, सिस्मोग्राम है और सिस्मोग्राफ है, तो सिस्मोग्राफ यहाँ सही आंसर होगा। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगला सवाल, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए तो सिस्मोग्राफी हो जाएगा। और अगला सवाल आप देखिए, सिस्मोग्राफ फिर से पूछ रहा है क्या रिकॉर्ड करता है? तो यह भूकंप की तीव्रता को या मैग्नीट्यूड को दिखाता है, तो भूचाल मिलता जुलता है इसलिए इसको लगा लेते हैं हम। वायुमंडलीय दबाव को बैरोमीटर से मापते हैं और हृदय की धड़कन को स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। सॉरी, स्फिग्नोमैनोमीटर से हम ब्लड प्रेशर को मापते हैं, रक्तचाप को। हृदय की धड़कन या हृदय की गति को हम मापते हैं किससे? कार्डियोग्राफ से। तो ये कार्डियोग्राफ भी मुझे लगता है मैंने पहले कहीं ना कहीं बताया था, आप याद रख सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। कार्डियो, ऐसे नहीं, ग्राफ। अब आगे बढ़ जाएं, क्वेश्चन है यहाँ पर आपको मिलान करना है। आप देखिए, एक तरफ भूकंप है, ऊंचाई है, विद्युत धारा और प्रतिरोध। तो विद्युत धारा को तो हम एमीटर से मापते हैं, भूकंप को हम सिस्मोग्राफ से, ऊंचाई को अल्टीमीटर से और प्रतिरोध को ओम में व्यक्त किया जाता है। ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। तो आप देखिए, हमने ए को मिला दिया 2 में, बी को मिला दिया 3 में, सी को मिला दिया 1 में और डी को 4 में। तो 2 3 1 4 सही होगा, ये ऑप्शन ए में ही है, तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो गया। अल्टीमीटर से हम समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापते हैं। एमीटर द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। सिस्मोग्राफ भूकंप को मापता है और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अगला सवाल यहाँ पर मिलान करना है। आप देखिए, इसमें फेदोमीटर है, बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब मापते हैं, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता मापते हैं, अल्टीमीटर से ऊंचाई मापते हैं, फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापा जाता है। तो ए को 4 में मिला दिए, बैरोमीटर को 1 में, सी को हमने 2 में मिला दिया और डी को 3 में। तो 4 1 2 3 सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो आप देखिएगा, यहाँ पर फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापा जाता है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता और अल्टीमीटर से समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई को मापते हैं। अगला सवाल है, फेदोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? समुद्र की गहराई को मापने के लिए। तो ध्वनि की तीव्रता भी है, इसके लिए हम ऑडियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ऑडियोमीटर। और वर्षा को मापने के लिए रेन गेज है, भूकंप मापने के लिए सिस्मोग्राफ है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 48,
यहाँ पर भी मिलाना है, एनेमोमीटर है, इधर भूकंप है, बाकी दूसरी तरफ देखते हैं। फिर सिस्मोग्राफ है, सिस्मोग्राफ को हम उधर भूकंप में मिला देंगे, यानी एक से ये मिल जाएगा। बैरोग्राफ और हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता को मापते हैं, तो हमने यहाँ पर मिला दिया। एनेमोमीटर से वायु के वेग को मापते हैं, तो इसको हमने ए में मिला दिया। बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब को बैरोग्राफ पर देखा जा सकता है, तो यहाँ पर बी को हमने 1 में मिलाया है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और डी को हमने 4 में मिलाया है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। यहाँ पर डी को 4 में मिलाया गया है, ये तो गलत ही है। तो बाकी आप मिला सकते हैं। यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ दोस्तों, बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब और सिस्मोग्राफ भूकंप और एनीमोमीटर वायु वेग और हाइग्रोमीटर आर्द्रता। आगे बढ़ जाएं, क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पर आप देखिए, इसमें आपसे निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। मैनोमीटर से दाब मापते हैं, ये तो सही है। दाब किसका, द्रव का या फिर गैस का? अच्छा, कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन को डिनोट करता है या उसमें रहता है, ये बिल्कुल सही है। कार्डियोग्राम हृदय की गति, कार्डियोग्राम से हृदय की गति मापा जाता है, सही है। ये पिछला क्वेश्चन था, यहाँ पर मैंने बाय मिस्टेक कार्डियोग्राफ लिख दिया था, कार्डियोग्राम होगा ये। हृदय की धड़कन या गति मापने के लिए कार्डियोग्राम का इस्तेमाल होता है। सारी किताबों में आप देखिएगा तो ये कार्डियोग्राफ भी रहता है, इसलिए अगर दोनों में से जो दिख जाए, दोनों तो नहीं दिखेगा, कार्डियोग्राफ दिखेगा या फिर कार्डियोग्राम दिखेगा। कई जगह जैसे अभी के क्वेश्चन में कार्डियोग्राम लिखा है, लेकिन पहले जब हमने पढ़ा था तो कार्डियोग्राफी था, और बाकी जैसे लुसेंट है वहाँ भी कार्डियोग्राफी लिखा मिलेगा आपको। अब हम करंट क्वेश्चन पे आते हैं। सिस्मोमीटर है, पृष्ठ तल की वक्रता, यही गलत है यहाँ पर, ऑप्शन डी। तो आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। सिस्मोमीटर नामक यंत्र भूकंप मापने से संबंधित है, हालांकि सिस्मोग्राफ होता है वो। कार्ब्यूरेटर के द्वारा इंजन में हवा को पेट्रोल वाष्प के साथ आवेशित किया जाता है। कार्डियोग्राम नामक यंत्र का उपयोग हृदय की धड़कनों को चित्रित करने के लिए किया जाता है। और हाँ, देखिए कार्डियोग्राम को यहाँ हृदय की धड़कन को चित्रित करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, इसीलिए ये कंफ्यूजन हो रहा था। और कार्डियोग्राफ रहता तो उसके द्वारा हृदय की धड़कन को मापा जाता, यानी किस रेट से वो धड़क रहा है, यानी कि उसका रेट क्या है हृदय की धड़कन का, हार्ट बीट का। मैनोमीटर दाब मापता है किसका, द्रव का या फिर गैस का? अगला सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 50 जो है, इसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का इस्तेमाल होता है? फोन का मतलब मैंने बताया था ध्वनि से है, तो यहाँ प्रकाश के चमकीलेपन तो होगा नहीं। उच्च ताप के लिए पायरोमीटर, विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति के लिए होगा नहीं। वायुमंडलीय आर्द्रता के लिए क्या होता है, उसके लिए हाइग्रोमीटर होता है। तो फोनोमीटर का इस्तेमाल ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन में होता है, जो कि यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में नहीं था। अगला सवाल है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? पॉलीग्राफ या फिर गायरोस्कोप या फिर पायरोमीटर या फिर काइमोग्राफ? आंसर क्या है दोस्तों, यहाँ पर पॉलीग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है झूठ का पता लगाने के लिए। देख भी सकते हैं दोस्तों, पॉलीग्राफ का इस्तेमाल झूठ का पता लगाने वाला यंत्र के रूप में, पायरोमीटर उच्च ताप मापने के लिए, गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने के लिए, और काइमोग्राफ शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला ये यंत्र है, जैसे रक्तचाप, हृदय की धड़कन, इन सभी को यह दिखा सकता है ग्राफ के द्वारा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को, तो आप इस नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। क्लास की पीडीएफ आपको वहां पर प्रोवाइड कराई जाती है। और ये वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखने के बाद भी लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिए। और सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो देखे हैं, सभी लोग प्लीज़ एक एक कमेंट जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी किया कीजिए। आपके तरफ से यही किया जा सकता है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ही रहा हूँ आप लोगों के लिए। ऊर्ध्वाधर तल यानी कि एलिवेशन एवं क्षैतिज तल यानी एजीमथ में कोणीय दूरी यानी एंगुलर डिस्टेंस को मापने के लिए कौन सा यंत्र इस्तेमाल होता है? अल्टीमीटर तो ऊंचाई मापता है, ये होगा नहीं। फिर ब्रेवेल प्रोटेक्टर होगा नहीं, और सिनक्लाइन ये भी नहीं होगा, तो थियोडोलाइट सही आंसर है, ऑप्शन डी इसमें सही आंसर हो गया। क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल में कोणीय दूरी को मापने के लिए थियोडोलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है, रेयर क्वेश्चन है, लेकिन याद रखिए थियोडोलाइट, इसका इस्तेमाल एलिवेशन और एजिमथ यानी कि ऊर्ध्वाधर तल और क्षैतिज
क्षैतिज तल की कोणीय दूरी। ऊर्ध्वाधर यानी जो खड़ा है और क्षैतिज का मतलब जो ऐसे पड़ा है, इनके बीच की जो कोणीय दूरी है, ये मापने के लिए एंगुलर डिस्टेंस के लिए किसका, थियोडोलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला और आखिरी सवाल इस वीडियो का दोस्तों, और इस टॉपिक का भी आप देखिए यूपीएससी प्री का क्वेश्चन है। इन निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कार क्रैश या फिर टक्कर जिससे एयरबैग लगभग तुरंत फैल जाता है, इसका पता लगाना। और फिर है लैपटॉप अचानक धरातल पर गिर पड़ने का जिससे हार्ड ड्राइव तुरंत बंद हो जाता है, ये पता लगाना। स्मार्टफोन के झुकाव यानी टिल्ट का जिससे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड के बीच प्रदर्शन यानी डिस्प्ले जो घूमता है, इसका पता लगाना। उपयुक्त में से कितनी क्रियाओं में यानी कौन कौन से कार्यों में त्वरण मापी यानी एक्सेलेरोमीटर का आवश्यकता पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर तीनों में ही स्पीड का कहीं न कहीं रोल है, इसलिए तीनों में ही एक्सेलेरोमीटर का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन सी यहाँ सही माना जाएगा। आप देखिए, मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ एक्सेलेरोमीटर जो है, या इसको एक्सेलेरोमीटर भी कह सकते हैं आप, एक्सेलरेशन से बना है। एक्सेलेरोमीटर या त्वरण मापी ये एक ऐसा उपकरण है जो किसी संरचना के कंपन या फिर गति के त्वरण यानी एक्सेलरेशन को मापता है। एक्सेलेरोमीटर एक सेंसर भी है जो गति का पता लगाने के माध्यम से किसी उपकरण जैसे मोबाइल फोन को किसी व्यक्ति की गतिविधियों, कब वह कसरत करता है, वह कितने कदम चला, उसने फ़ोन को लैंडस्केप अथवा पोर्ट्रेट मोड में पकड़ा है इत्यादि को ट्रैक करने में यह मदद करता है। लैपटॉप की हार्ड ड्राइव में भी उसके अचानक मुक्त रूप से गिरने यानी फ्री फॉल का पता लगाने के लिए एक्सेलेरोमीटर का इस्तेमाल होता है, जिससे फर्श पर गिरने से पहले हार्ड ड्राइव रीड या फिर राइट हेड को सुरक्षित रूप से पार्क किया जा सके। और स्क्रीन ओरिएंटेशन यानी कि स्मार्टफ़ोन को टिल्ट करके पता लगाने के लिए कि चाहे वह पोर्ट्रेट मोड में स्क्रीन को यूज़ किया जा रहा है या फिर लैंडस्केप मोड में, इसके लिए। और इससे लेकर दुर्घटना के दौरान कार में एयरबैग को ट्रिगर करने के लिए भी एक्सेलेरोमीटर का या इसके सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। जब आप फ़ोन लेते हैं या किसी भी फ़ोन जो आपके पास है, फ़ोन का नाम सर्च करके और गूगल पे सर्च कीजिए उसमें क्या-क्या उसके स्पेसिफ़िकेशंस हैं, तो उसमें भी आपको सेंसर्स कौन-कौन से लगे हैं ये बताया जाता है, जहाँ पर एक्सेलेरोमीटर या फिंगरप्रिंट सेंसर या और भी कई तरीके के सेंसर होते हैं, उनका नाम लिखा रहता है। तो यहाँ पर हमारे दैनिक जीवन के अनेक पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये एक्सेलेरोमीटर। तो निश्चित रूप से यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन जो हैं उनमें त्वरण मापी यानी एक्सेलेरोमीटर का आवश्यकता होता है। ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ऐसे और वीडियो देखने के लिए। और नेक्स्ट कौन-सा टॉपिक मैं लेकर के आऊँ ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। सब्जेक्ट ही लिख के कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।